प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में तमाम जो आम इंतखाबात हुए उसके बाद धांधली का शोर ना मचाओ। ये एक हकीकत है कि हर बार अपोजिशन जमातों ने शोर मचाया है कि धांधली हुई है। हर हारने वाला ये शोर मचाता है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को दावत देते हुए कहा कि 1970 के इलेक्शन के अलावा तमाम इंतखाबात में धांधली के दावे किए गए और इंतखाबी नताइज की साख पर शक व शुबहात पैदा किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि 2013 के इंतखाबात में हल्का NA की 133 नशस्तों पर तनाज़ा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने पेश हुआ। हमने 4 हल्कों की स्क्रूटनी का मुतालबा किया जिसमें धांधली साबित हुई। हमें फिर 1 साल और 126 दिन का जो है ना वो हमें धरना देना पड़ा, जिसके बाद जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आया और उसने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में 40 नकाइस की निशानदही की और फिर बदकिस्मती से कोई खातिर ख्वाह इस्लाहात अमल में नहीं आई। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही इंतखाबात की साख को बरकरार रखने का एक वाहिद हल है, ये वाहिद तरीक़ाकार है। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की जो तजवीज़ है हुकूमत की, इसको सिरे से रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कहा है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं दिए जाते। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस वक्त अपोजिशन मैशियत पर तजावीज़ और मिसाक मैशियत की बात कर रही थी तो NRO का शोर मचाकर इसकी तौहीन की गई। इंतखाबी इस्लाहात वो कर सकते हैं जिनमें सियासी मुखालिफिन को भी साथ लेकर चलने और उनकी तजावीज़ को अपनाने का सब्र हो और हौसला हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात के बाद झगड़ा होता है कि हमें नतीजा कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेट का वोट ओपन करने की बात कर चुके हैं, लेकिन जब हमने बात की तो अपोजिशन मुकर गई। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इलेक्शन में धांधली ख़त्म करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। जो भी इंतखाबी इस्लाहात लानी है हम उनके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इसमें अपना रोल प्ले करे। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बैठ कर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन नून लीग इनकारी है। क्या नून लीग इस मामले को भी सियासत की नज़र करना चाहती है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, हमें याद है 2013 के इलेक्शन, जिसको जरदारी साहब ने कहा है ना आरोज़ का इलेक्शन, फिर तहरीक इंसाफ 2013 का इलेक्शन को लेकर 126 दिन का धरना दे चुकी है। फिर अभी आप ज़रा ज़्यादा दूर ना जाएं, रिसेंटली जो डस्का के हुए यानी 249 का इलेक्शन हुआ जिसमें धांधली के इल्ज़ामात लगे। अब हुकूमत जो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है, 49 तरमीम की तजवीज़ दी है सर हुकूमत ने। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है, इलेक्शन एजेंट्स की तादाद बढ़ानी और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तजवीज़ इसमें शामिल हैं। सर, ये जो 2017 का एक्ट था, आपको याद है कि 26 रुकनी एक इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी बनी थी डार साहब की सरबराही में, तमाम सियासी जमातों के कंसेंसस से हुआ था। आपको लगता है कि उस एक्ट में तरमीम की वाकई ज़रूरत है? देखा जी, असूली तौर पर अपोजिशन जो है वो ये समझ रही है कि ये हुकूमत का जो है इसके साथ ताउन करना उनके लिए मुफाद में नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद मुहाजराई हो गई है और ऐसी मुहाजराई तो 1990 में भी नहीं थी जैसे आजकल जो है मुहाजराई चल रही है। तो दोनों ग्रुप का ये बका का मसला है कि जितनी ज़्यादा हम मुहाजराई करेंगे तो हमारा जो है पब्लिक ओपिनियन भी हमारे हक में जाएगी और हुकूमत ये समझ रही है कि हम जितनी ज़्यादा हम इनको बुरा भला कहेंगे, लान तान करेंगे, उतना ही हमारा बैंक में इजाफा होगा। हालांकि दोनों जो है अपनी सिमत में गलत जा रहे हैं। असूली तौर पर ये हो रहा है कि जो ठीक आपने फरमाया, हमने भी देखा, हम इसमें बाकायदा प्रैक्टिकल हमारा हिस्सा था कि जब ये 2013 के इलेक्शन हुए, ये ठीक है वो बाकायदा उसमें बेकायदगी बेज़ाब्ती हुई हैं, उसको हम साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कह सकते। हमने तमाम हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन बहरहाल ख़त्म बात हो गई और नई हुकूमत आ गई, 2018 के इलेक्शन हो गए। अब इन हालात को देखते हुए जो इस्लाहात जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब पेश कर रहे हैं, उनके साथ अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत के वज़रा भी यही चाहते हैं कि यह मुहाजराई रहे। मेरी ज़ाती राय में, नाकस राय में तो मेरा ये ख्याल है
ये सर बदकिस्मती क्यों से हुकूमत क्यों जो चाहती है ये महाजरा ही रहे? फिर हुकूमत के पास दूसरा रास्ता क्या है? ऑर्डिनेंस ले आएंगे ये लोग? नहीं जी, इनके हुकूमत के वज़रा जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर साथ सिंसियर नहीं है, संजीदा नहीं है। लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि जो ऑर्डिनेंस तो आ नहीं सकता। ऑर्डिनेंस आ सकता है जब ये उन्होंने आज जो 49 जो उन्होंने एक तरमीम जो है आइनी तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर जो मसौदा पेश किया है या तैयार किया है, उसके एक्ट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए तो ऑर्डिनेंस आ सकता है, क्योंकि वो एक्ट का हिस्सा है। एक्ट में और आइन में तरमीम बड़ा फ़र्क होता है। आइनी तरमीम के ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, एक्ट पर जो है वो ऑर्डिनेंस आ सकता है। ये जो एक्ट में जो उन्होंने 49 तरमीमें की हैं, ये तो बड़ा ही नाम ही है कि जो हमारी जो ख़ास में बात नहीं है, सो एक ख़ास बात है जो हम आपकी वसातत से कह दें कि जिसमें एक थोड़ी सी अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा। वो अलार्मिंग ये है जो हमारी अपोजिशन ने इस पर गौर नहीं किया, शायद आपके प्रोग्राम देख के गौर कर लें। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन जो आइंदा होगी वो पॉपुलेशन होगी, वो होगी आपकी इलेक्टोरल लिस्ट के ऊपर, यानी इंतखाबी फरिश्त की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी। उससे शादिया बात यह कि पूरा हमारा सेटअप बदल जाएगा। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो आगे जाएंगी और फिर बहुत बड़ा जो है आइनी तो नहीं होगा, कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन को समझ में नहीं आ रही कि मतलब क्या है। इंतखाबी फरिश्त पर अगर आप हल्का बंदियाँ करवाएंगे तो हमारे कराची, हैदराबाद, सक्कर की जो नशिस्तें हैं कौमी सूबाई असम्बली वो आगे पीछे हो जाएंगी। सही। इसी तरह से ये बहुत बड़ा एक नुक्ता है जो इनकी समझ में नहीं आ रहा। बस उसे बाकी जो 49 जो है बड़ा नाम है इलेक्शन। लेकिन जो नहीं जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इस मामले को भी जो है ना ऑपोजिशन बड़ा इसको वो कह रही है कि ये दुनिया में भी कामयाब नहीं रहा है, धांधली के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने तो देखा है कि भारत में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, ऑल्दो इस पर सवालात तो उठाए जाते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए चल रहे हैं, इंतखाबात तो इसी तरीके से होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि अगर दुनिया में ये सिक्योर्ड नहीं माना जाता, जिसको अपोजिशन जो है इसको इसकी आड़ में बात कर रही है, क्या फिर वाकई हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए? देखो जी, अमेरिका का जो सिस्टम आया है, पहले बाकायदा ईमेल जो जैसे सिस्टम बनाया है अमेरिका का, वो 200 साल का पुराना सिस्टम है। वो आज का नया नहीं है। उनकी स्टेट 51 की स्टेट बाद में आती रही, वो 200 साल का पुराना है। उसमें तरमीमें करते रहे, गलतियां निकालते रहे, इस्लाहत करते रहे। और अब जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ या हिलरी क्लिंटन का जो इलेक्शन हुआ था, उस पर भी बड़े जो है सवालिया निशान उठाए गए थे। लेकिन अब ये जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उन्होंने बाकायदा हाई उठा ली गई है। जैसे हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स उठाते हैं, तो वो भी उसको उठा कर ले गए होटल में, लेकर वहाँ जाके बाकायदा वो नंबरिंग होती रही, क्योंकि वो पेपरलेस है उनका सिस्टम जो है, पेपर नहीं आता, बटन दबाते जाए वोट कास्ट ऊपर जाएगा। तो ये उनके अंदर भी बड़े तफाजात हैं, वो भी पुराने तरीके पे आना चाहते हैं। आप हैरान होंगे कि राहुल गांधी, अच्छा, भारत पुराने तरीके पे आना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से निकल के आना चाहते। इसमें बड़ी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आप सुने ना, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि अगर ये पुराने सिस्टम पर, इलेक्टोरल सिस्टम पर, इलेक्टोरल रोल के ऊपर इंतखाबात इंडिया में हो जाए तो बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाए। कितनी बड़ी बात है। तरीके से बात करते हैं, लखनवी जबान में हमारी तरह वो गाली गलौज नहीं निकालते, वो बड़े तरीके से बात करते हैं। उन्होंने कहा अगर आप मैनुअल तरीके से करवाएं तो बीजेपी जो है वो आपके उसकी जमानतें जब्त करते। यही इसी बुनियाद की रिपोर्ट बना के मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दी कि जी राहुल गांधी क्या कह रहा है, इतना बड़ी कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो, तो वो इसलिए आप भी इस पर गौर खोज करें। इवन मैं ये बताऊं कि हमारे जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन उस वक्त जब ये अपने अपोजिशन का हिस्सा थे तो ये बैंकॉक गए पार्लिमानी वफद के साथ, तो वहाँ उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम देखा, तो जो उन्होंने रिपोर्ट आके पेश की तो उन्होंने ये कहा कि ये मौजू नहीं है, इसमें तो बड़े हैं, इसमें सिक्रेसी नहीं है, इसके अंदर टेम्परिंग भी हो सकती है, हाईजैक भी हो सकता है। तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में टेम्परिंग के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं? 100% चांस। इसमें एक चिप लगा दें आप,
हाँ। वो चिप लगा दी, सारा वोट ही जो है वो चला जाएगा मुखालिफ पार्टी अच्छा, को। ये इलेक्शन सरकारी कमीशन का काम है क्या इंतखाबी इस्लाहात करना? पीपल्स पार्टी भी कह रही है इलेक्शन कमीशन इसमें रोल प्ले करे, नून लीग भी कह रही है, वो तो खैर बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। नून लीग कह रहे हैं हम किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठेंगे। आज जब हमारे जो लीडर्स हैं वो सुरखरू होकर बाहर निकल आए हैं तो आज इन्हें हमारे साथ बैठना याद आ गया, नहीं तो ये हमें हमेशा है ना, जब हम बात करना चाहते थे तो ये एनआरओ की जो है ना वो गर्दानते थे। अब मुझे ये बताइएगा, ये तो काम सर पार्लियामेंट का है, इलेक्शन कमीशन को क्यों इस मामले में जो है ना वो घसीटने की ऑपोजिशन कोशिश कर रही है? लेजिस्लेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो सर हमारी सियासी जमातों का काम है, इलेक्शन कमीशन इसका में क्या रोल प्ले कर सकता है? मौजूदा हुकूमत जो है, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं किया, किसी मामले में कहीं मशावरत नहीं। इंतखाबी इस्लाहात आ रही हैं, नया मसौदा पेश हो रहा है, उसमें 49 तरमीमें लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट बैटिंग, ओवरसीज पाकिस्तान के बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, ब्रीफिंग में नहीं बुलाया। तो ये उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि आप इस्तीफा देकर घर जाएं, तो ये सारी बातें इस कहने तो के आप बाद समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेना है? इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये कामयाब नहीं हो सकते। ना इंतखाबी इस्लाहत कामयाब हो सकती है, ना कोई नया निज़ाम आ सकता है, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम हो सकता है। जब तक इलेक्शन कमीशन की मुशावरत नहीं होगी, उनकी राय नहीं ली जाएगी, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देना चाहती है पीटीआई, सर ये कितना जो है ना वो आसान है समझ रही है तहरीक इंसाफ? क्या ये मुमकिन हो पाएगा 2023 के इलेक्शंस तक? ये नामुमकिन है। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने भी, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, मैंने भी इस पर बड़ा काम किया है। तो आप यकीन जाने के मिडिल ईस्ट ममालिक के तमाम ममालिक ने हमें लिख के भेजा था कि हमने ये अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक इसलिए नहीं देना कि वहाँ हंगामे होंगे, जलसे होंगे और हमारा जो सिस्टम है उस पर हरफ आएगा। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी मिडिल ईस्ट कंट्री ने, बरतानिया ने अमेरिका दे दी थी। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जो हमारे 40-50 लाख वर्कर काम करते हैं, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। इसी लिहाज से अगर ये मामला पेश आया तो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये इजाज़त नहीं देंगे। उनके तो काम में वो तो जो अपना पासपोर्ट है वो अपने पास रख लेते हैं। तो इंटरनेट बैलेटिंग का सिस्टम शादिया पूरे दुनिया में नहीं है। ये कहाँ से ख्वाब लेके आ गए? दुनिया में कहीं भी जो बैलेटिंग का सिस्टम नहीं है। दुनिया में दिखा दें, जरा हुकूमत दिखा दें, हमें बता दें दुनिया में किस मुल्क में इंटरनेट बैलेटिंग चलती है। ओवरसीज के जो पाकिस्तानी ओवरसीज तारकीन वतन है उनके लिए कहाँ चलती है? दुनिया में नहीं। ये सिर्फ महज अपने वो ओवरसीज पाकिस्तानी की हमदर्दी लेने के लिए उनके साथ ये छोड़ा। अब आप एक यकीन जाने कि अभी हाल ही में इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात जब करवाए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तो आप 400 वोट कास्ट हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 400 वोट। 400 वोट। ये इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स वाला काम है। मानसरा में जो कराया था उनकी गवर्नमेंट थी इनकी, तो वहां जब इन्होंने करवाया था। इसी तरह आप और देखें, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी तजर्बा किया तो उस पर 117 वोट जब कास्ट हो गए तो वो बैठ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो फिर वो तो ज़िमनी था, वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने मैनुअल करवा दिया। उस पर भी इलेक्शन के पाकिस्तान का 15 करोड़ खर्चा हुआ था, 117 वोट कास्ट हो गए थे। तो ये आप हमने भी तजवीज़ दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनाब अगर आप इस सिस्टम लेके आते हैं इस पर 1 खरब रुपया खर्च होना है। और वो भी कोई की जमानत नहीं है, कि बिल्कुल सिक्योर्ड इलेक्शन होंगे, धांधली से पाक इलेक्शन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का शाद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मुतासरीन की आलमी लिस्ट में इस वक्त जो पाकिस्तान है ये 31वें नंबर पर है। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से 79 अफराद हलाक हुए हैं। 4213 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं
और इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8,34,000 से ज़ायद है, जबकि 18,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह 9.16% रही, जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुल्क के अस्पतालों में प्रेशर बढ़ने लगा है, दबाव बढ़ने लगा है। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुजरांवाला में तमाम, जबकि लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स जो हैं ये इस्तेमाल में हैं। इस वक्त गुजरांवाला से मरीज़ों को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है और कोरोना वायरस जहाँ शिद्दत इख्तियार कर रही है, वहाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, लोगों से पूछगछ भी की जा रही है। सरबरा NCOC असद उमर जो है मुसलसल ख़बरदार कर रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्ते जो हैं ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, नाजुक हो सकती है। कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए NCOC मुसलसल नए इक़दाम उठा रही है। मुसलसल हम देख रहे हैं लोगों को आगाह किया जा रहा है, लोगों को शऊर दिया जा रहा है। NCOC ने 8 से 16 मई के दौरान मुल्क में नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। कोरोना की नई इक़साम को रोकने के लिए मुल्क की ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें बंद करने का भी फैसला किया है, जबकि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर्स की हिदायत के बाद PIA ने अपनी मजमूई परवाज़ों में 20% कमी का ऐलान किया है। वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करें तो आज मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में 25 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और हुकूमत का जो टारगेट है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगे और इस साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी जाए। ये हुकूमत की कोशिश है। उन्होंने ये बताया कि हुकूमत 3 करोड़ डोजेस के हुसूल का मुआहदा कर चुके हैं, जबकि चीन के ताउन से पाकिस्तान में भी जल्द वैक्सीनेशन बनाने का जो एक अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ज़ाहिर हम वैक्सीनेशन और केसेस पर भी बात करते हैं, जो हुकूमत ने मौजूदा सिचुएशन को लेकर जो इक़दाम उठाए कि बाज़ारों का टाइम कम कर दिया, फिर 8 से 16 मई के तक आप लोगों ने कहा बाज़ार बिल्कुल बंद रहेंगे ताकि किसी किस्म की ईद को लेकर उस तरीके से एक्टिविटी ना हो जो हम हर साल देखते हैं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि जब से आप लोगों ने ऐलान किया है ना कि 8 से 16 तक सब कुछ मुकम्मल बंद रहेगा, तो यकीन करें मार्केट्स में इतना ज़्यादा रश जो है होना शुरू हो गया कि हर रात चांद रात लग रही है, हर शाम चांद रात लग रही है। सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह के इक़दाम फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा? ज़ाहिर है हर एक ने ईद की तैयारी करनी है और ये एक्चुअली लोगों के दिमागों पर प्रेशर पड़ गया कि 8 के बाद सब कुछ बंद हो जाना है और सब लोग जो है ना मार्केट की तरफ रुख करना शुरू हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि केसेस की शरह इस वजह से भी बहुत बढ़ेगी? सर, ये सारे बड़े मुश्किल डिसीजंस हैं। आपने एक बात कही जो बड़ी अहम है, वो ये और मेरे ख्याल से आपका सवाल इस स्टेटमेंट में बिन्हा था, छुपा हुआ है लेकिन वो भी सामने है कि क्या ये शॉर्टर आवर्स या शॉर्टर डेज करने से क्या एक बंचिंग अप तो नहीं हो रही, यानी एक हजूम इकट्ठा तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसको हमने बहुत एनालाइज करने की कोशिश की कि आवर्स को बढ़ाना या कम करना। कुछ लोग ये मंतक पेश करते हैं कि अगर आप एक्चुअल आवर्स को एक्सपैंड कर दें तो शायद उतना रश ना पड़े। लेकिन जब हमने मोबिलिटी डेटा जो है उसको देखा और जो एक्चुअल लोग निकलते हैं और उसका जो सेल्स का जो वॉल्यूम होता है उसके ज़रिए जो हमें अंदाज़ा होता है वो ये कि शॉर्टर आवर्स करने से जो टोटल तादाद है लोगों की वो बाहर का एटलीस्ट मेजरेबल तरीके से कम होती है। तो आउट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट डिफ़िकल्ट चॉइसेस, सारी चॉइसेस टफ हैं, लेकिन उनमें से जो बेहतरीन चॉइस है टू रिड्यूस द स्प्रेड वो इस वक्त यही महसूस होती थी। लेकिन आपकी बात बजा है कि इक़दामात के साथ साथ हमें सबको कुछ खुद भी थोड़ा सा इस मामले में ओनरशिप लेनी है कि ये मामला हम सबका मजमूई है और अगर हम इस पे मजमूई रवैया नहीं अपनाएंगे तो फिर जाहिर है हुकूमती इक़दाम का एक हद तक ही असर होता है। सर, ये जो अपने लोगों ने मार्केट्स के टाइम को कम किया है और आप फिर बाद में इन सारे डाटा को एनालाइज करते हैं, कुछ फ़र्क पड़ा सर टाइमिंग्स को कम करने से?
मैं समझता हूँ जी कि पिछले कुछ हफ्तों की जो हमने तकलीफ़ दी है अपने सारे सिस्टम को, चाहे वो तालीमी इदारों को हो, बिजनेसेस को हो, रेस्टोरेंट्स को हो, उसका कुछ हमें इब्तदाई जिसे कहते हैं ना नज़र आना शुरू हुआ है असर। लेकिन मैं बताऊं कि अभी भी जो हमारी तादाद है हॉस्पिटल्स के अंदर वो उतनी है जितनी जो जून की पीक थी उससे कई जिसे कहते हैं ना कई यानी 1000, 1500, 2000 का फ़र्क है उस लेवल से, डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। सो अभी भी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं कि हम किसी किस्म की नरमी या रिलैक्सेशन अफोर्ड कर सकें। बड़ा क्रिटिकल हमारा सिस्टम रहा है और मैं तमाम दोस्तों को, साथियों को हमेशा याद कराता हूँ कि दूर ना देखिए, हम सारे मुल्क की तरफ देखें किस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं। सही, लेकिन जो 10 दिनों का आप लोगों ने सोच के बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का था, हम लोग खुद लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि मार्केट्स को बंद कर दिया आप लोगों ने आखिरी अशरे के दौरान, लेकिन सर वो तो रश पहले देखने में आ रहा है, तो फिर फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर आप जिस दिन भी लगाएं, जिस दिन भी उसकी एक ब्लॉकेज लगाएं या रिस्ट्रिक्शन लगाएं, और उससे पहले थोड़ा सा एक रिएक्टिव वो आएगा टाइम पीरियड। लेकिन अगर आप टोटल पिक्चर में देखें तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वो जो रश पड़ना था आखिरी 10 दिनों में उसकी निस्बत ये बेहतर सिचुएशन है। सही। अच्छा, अब ज़रा वैक्सीन की तरफ आते हैं। अब दुनिया में ज़ाहिर है वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा है, पैदावार कम है। सर, अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जिसमें आपने अपना टारगेट दिया कि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इस साल के आखिर तक। तो सर 7 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए हम किन किन ममालिक से अब जो है ना वो एग्रीमेंट कर चुके हैं कि हमें जो है ना वो चाहिए, वैक्सीन चाहिए, कि हमने ये टारगेट पूरा करना है। 7 करोड़ कोई छोटा टारगेट नहीं है ये। बिल्कुल जी, ये एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन देखें ये मामला ही ऐसा है कि इसमें जब तक हम अपने लिए ज़रा टफ टारगेट नहीं रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये जो 7 करोड़ वैक्सीन्स हैं, ये हम समझते हैं ये 7 करोड़ लोगों के लिए जो वैक्सीन्स हैं, जो 2 डोज वाली हैं वो तो डबल होंगी, वो हमें ज़्यादातर जो तादाद उनकी है मैं समझता हूँ वो चाइनीज़ वैक्सीन्स जो हम 3 अदद अप्रूव कर चुके हैं उनके ज़रिए आएगी। लेकिन उसके अलावा कोवैक्स की जो फैसिलिटी है उसके ज़रिए भी देर आयत चलें दुरुस्त आयत वक्त के साथ आ जाए तो वो भी इसमें शामिल होगी। लेकिन उसके अलावा हमने कोई और ऑप्शन जिसे कहते हैं ना रूल आउट नहीं की। जहां से भी हमें वैक्सीन मिली हम लेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक ज़माने में बात होती थी कि जो फाइज़र की वैक्सीन है, मिसाल दे रहा हूं कि जी वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत है, तो वो तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो रख ही नहीं सकते। हमने उसकी भी तैयारी कर रखी है कि उसकी एक मिकदार, एक महदूद मिकदार, बट बहरहाल उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तमाम सोर्सेज जहां कहीं से हमें वैक्सीन मिलेगी और हम हर तरफ को देख रहे हैं और हर तरफ से ऑर्डर्स प्लेस करने की कोशिश करें तो उसको लाएंगे। सर, ये क्या लोगों में एक जो कंपैरिजन शुरू हुआ हुआ है कि रूसी लगवानी है या चाइनीज़ वैक्सीन लगवानी है, सर मैं इसके बारे में चाहती हूँ कि आप लोगों को खुलकर बताएं कि जो भी आपको वैक्सीन जो अवेलेबल हो रही है वो लगाएं। ये मत देखें कि चाइनीज़ वैक्सीन ज़्यादा वो है, अच्छी है क्योंकि आप लोग वो लगा रहे हैं फ्री में। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर पैसे दे के वैक्सीन लगवाएंगे ना, रशिया की जो आई है स्पुतनिक, वो ज़्यादा असर करेगी। तो मैं चाहूँगी ज़रा लोगों को आप ये साइंटिफिकली बता दें कि वैक्सीन का काम एक ही है। ये नहीं है कि अगर हुकूमत फ्री में कहीं लगा रही है तो उसका असर नहीं है, और पैसे दे के अगर हम कहीं प्राइवेटली लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा असर कर रही है। लोगों की ये भी बड़ी सोच है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ बल्कि इस हद तक ये कुछ बात हो गई है कि ये ऐसे कुछ वो, मैं शायद गलत लफ्ज़ ना इस्तेमाल कर दूं कि एक वो दौड़ सी है या एक कंपैरिजन सा है या एक फैशन, शायद गलत लफ्ज़ है, लेकिन एक बेजा का फोकस है ऑन परसेंटेजेस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वैक्सीन की जो अफादियत है उसकी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन जो है वो वेरिएबल उसके नंबर्स होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो असल चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि क्या वैक्सीन हमें हॉस्पिटलाइजेशन से और बीमारी के मुज़िर तरीन असरात से बचाने में कामयाब है या नहीं। और जब आप इस कसौटी पे परखें वैक्सीन की अफादियत, तो मैं बताता हूँ कि वो तमाम वैक्सीन जो हैं वो 99% या कुछ तो 100% में के रेंज में आ जाती हैं। तो ये जैसे आपने सही कहा बिल्कुल कि ये ना देखें कि कौन सी है जो मुफ्त भी आ रही है, उसके दाम हुकूमत तो दे रही है ना, तो वो भी फ्री तो आपको लग रही है लेकिन गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है। तो ये तमाम इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं, जिसकी बारी आपकी आती है उसको जरूर लगवाइए। सही। अच्छा सर, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो तीसरी वेव आई है।
तो कहीं दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि बच्चों को भी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए? कल भी मैं खबर पढ़ी थी कि 2 साल का बच्चा था, पहले उसका टेस्ट करवाया, मंफी आया, फिर बाद में करवाया, पॉजिटिव आया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसे कोविड है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या इलाज है डॉक्टर साहब? अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने जैसे कहते हैं टॉपिक उठाया, क्योंकि ये आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में ये टॉपिक सामने आएगा। वो क्या है? वो ये कि अभी तक ज़्यादातर जो वैक्सीन्स हैं उनका जो अप्रूवल है, यानी उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है, वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो 18 साल से ऊपर पे दे रही हैं, मासिवाय एक के जिसकी 16 साल से ऊपर है, ज़्यादातर 18 से ऊपर की हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा ऑन गोइंग चल रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जिनके ज़रिए ये तयन करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव हैं यंगर लोगों में। और मैं बताऊं कि मुझे लगता ये है कि आइंदा रिसर्च शायद ये साबित कर दे कि जो एडोलेसेंट हैं, जो बालिग हो चुके हैं बच्चे, 12, 13, 14 साल, इस रेंज से ऊपर के जो बच्चे हैं, शायद उनमें भी आइंदा आने वाले महीनों में इन वैक्सीन में से कुछ या अक्सर का इस्तेमाल शुरू हो। उसकी वजह यह है कि फैलाव अगर आपने रोकना है तो फिर आपने सारी पॉपुलेशन को देखना है। तो इस चीज़ पे तहकीक जारी है, अभी फाइनल मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये है कि तहकीक जारी है और बच्चों में फैलाव से रुकावट का एक रास्ता वैक्सीन होगा शायद। तो अभी क्या हाल है कि सिर्फ बच्चों को घर में रखें, यही बेहतरीन ज़ाहिर हल है, बच्चों को कोई बाहर ना लेके जाएं? इस वक्त तो यही है जी कि बच्चे भी वही तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं जो बड़ों के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी इसमें कंफर्टिंग भी बता दूं कि ज़्यादातर जो बच्चों में इन्फेक्शन होती भी है, उसमें बहुत शाज़ व नादिर आपको सीवियर इफेक्ट्स मिलते हैं, गिने चुने, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात बेहतर। अच्छा, एक और जो लोग बड़ी चीज़ डिस्कस करते हैं, भाई गांव में तो नहीं हो रहा है, देहातों में तो वायरस कहीं भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ तो लोग अभी भी घुल मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके पास जो नंबर्स आते हैं, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि शहरों में रेशो बनिस्बत ज़्यादा है देहातों के? सर ये है, लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। जब पहली लहर आई तो पहली लहर जो थी उसका जो स्पैन था वो ज़्यादातर बहुत बड़े शहर ही था, बल्कि आपने शुरू में देखा होगा कि शुरू में तो हम देखते थे कि जो इनिशियल फेजेस में सिर्फ केसेस आपको रिटर्निंग ट्रैवलर्स में या एक चंद मखसूस बहुत लिमिटेड से नंबर्स में थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अब जब दूसरी लहर आई, तीसरी आई, तो हमने क्या देखा कि ऐसे शहर जहाँ पहले ये शरह या तादाद ज़्यादा नहीं थी वहाँ बढ़ गई। मिसाल देता हूँ, गुजरांवाला बड़ा शहर है लेकिन लाहौर की निस्बत अब केसेस कम थे, लेकिन अब गुजरांवाला का आपने खुद ही जिक्र किया कि वहाँ कितना प्रेशर और दबाव मौजूद है। सो इसलिए वबा जब फैलती है, चूंकि ये सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है, खांसी के जरिए, तो होता ये है कि जहाँ गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ शहर हैं और गुंजान आबादियाँ हैं, वहाँ से शुरू होता है काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगह पे जाता है। तो ये बात ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि छोटे देहात में इस वक्त ये बीमारी उस तादाद में नहीं, लेकिन देखें इसका फैलाव बजाय इसके कि हम उसका इंतज़ार करें, आज इसको रोक लें, चंद दिनों की, महीनों की बात है, इंशाल्लाह ये नीचे आ जाएगी और फिर वैक्सीन का अमल ज़्यादा जब तेज़ हो जाएगा तो हमारी निजात हो जाएगी इस बीमारी से। सर, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन को लेकर वाकई हम नेक टू नेक की सिचुएशन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा वाकई क्या प्रेशर बढ़ गया है लाहौर के भी अस्पतालों में, पंजाब में, और जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर? बिल्कुल जी, प्रेशर बढ़ा है और प्रेशर यूं करके बढ़ा है कि जो आपकी ऑक्सीजन की रॉ कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप इतने टन बना सकते हैं, वो उसका कोई तकरीबन 90% के करीब आजकल चल रहा है। सो नेक टू नेक कह लें या बस करीबन बराबर है। उसकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत अहम चीज़ है। अब एक शहर में वैक्सीन की सप्लाई हो लेकिन उसकी तरसील तो कहीं और करनी है ना, सप्लाई कहीं और करनी है, तो इस मामले में रुकावट आए तो भी तकलीफ हो सकती है। इंडिया में बहुत सी जगह ये हुआ कि ऑक्सीजन थी लेकिन उसकी जहां जरूरत थी वहां तक नहीं पहुंच रही। सो इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए ऑक्सीजन की ना सिर्फ के प्रोडक्शन को श्योर करने की जरूरत है बल्कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस पर बहुत मेहनत हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, NDMA, हमारे तमाम पार्टनर्स, NCOC सब मिलकर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चैलेंज को भी हम जिसे कहते हैं इसका मुकाबला कर पाएंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि कितने परसेंटेज आपके पास है, चांसेस होते हैं ऐसे केसेस की जो वेंटिलेटर्स तक चले जाते हैं और फिर वो
जो है ना वो बच भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक खौफ तो है सबको, पूरी दुनिया में ये खौफ है कि वेंटिलेटर तक आप चले जाएं तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कि एक मसनूई सांस, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में भी यही है कि वेंटिलेटर का मतलब यह है कि एक मसनूई आपको सांस मिल रहा है, तो क्लिनिकली आप डेड हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारे जहनों में। तो क्या परसेंटेज है आप लोगों के पास कि वेंटिलेटर्स पर जाते हैं इस कोविड में, जब लोग सीरियस सिचुएशन में, तो कितने चांसेस होते हैं कि वो वापस भी आ जाते हैं? देखिए, जो शख्स मरीज़ वेंटिलेटर तक जाता है या पहुंच जाता है, जाहिर है इसका मतलब ये है कि उनको खुद से सांस लेने में इतनी दुश्वारी पेश आई कि डॉक्टर्स को बहालत मजबूरी मशीनी रास्ते का इख्तियार करना पड़ा। तो सीरियस तो उनकी पोजीशन है, लेकिन आपको ये बताऊं कि अच्छी केयर के ज़रिए उनमें से भी बहुत से लोग जो हैं वो सेहतयाबी पाते हैं, और अच्छे ICUs के अंदर अच्छी केयर के साथ एक चांस होता है उनके भी बचने का। तो खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं कि जो वेंटिलेटर पे गया ज़रूरी वो अल्लाह को प्यारा होगा, रिस्क तो होता है, लेकिन अच्छी केयर के साथ, और ये मैं आपको बताऊं हमारा हेल्थ सिस्टम ने लर्न भी किया, वक्त के साथ हमारे नंबर्स कुछ बेहतर भी हुए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़न के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है। सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस सुतून ने माजी से लेकर अब तक बेशुमार किस्म के दबाव का भी सामना किया है। हर दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात भी बने, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ चार्जशीटें भी बनाई गईं, सहाफ़ियों ने जेलें भी काटीं, कोड़े भी खाए, नौकरियों से भी निकाले गए। हुकूमतें जमहूरी हों या गैर जमहूरी, हर दौर में सहाफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आए हैं, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक आमिर होने के बावजूद न सिर्फ आज़ादी इजहार राय की आज़ादी दी, बल्कि उनके दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक ख़ास तरक्की मिली। इस वक्त लेकिन मुल्क में अखबारात और जो TV चैनल्स हैं ये देखे और अनदेखे दबाव का शिकार हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 180 ममालिक में से 145वें नंबर पर है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की इस रैंकिंग में PTI की हुकूमत में पाकिस्तान इस लिस्ट में मज़ीद 6 पॉइंट्स नीचे आया है, जहां पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों और दीगर कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 तक मीडिया और सहाफ़ियों पर आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जियों के कम अज़ कम 148 केसेस बनाए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा हैं। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस्लामाबाद जो है ये सहाफ़त के लिए ख़तरनाक जगह है। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सहूलियात फ़राहम करेगी, लेकिन सवाल ये है कि हर हुकूमत ये बात करती है, स्पेशली जब कोई सियासी जमात अपोजिशन में होती है तो सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती है, लेकिन जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हीं सहाफ़ियों की तनकीद उन्हें बुरी लगती है। तो क्या ये हुकूमत वाकई ऐसे कुछ अमली इक़दाम उठाएगी सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए? मैं बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद बड़ी ख़तरनाक जगह है सहाफ़त के लिए, अब आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, क्या वाकई इस्लामाबाद एक ख़तरनाक जगह बन चुका है सहाफ़त के लिए? भट्टी साहब। देखिए शाजी, आपने बहुत एक ख़ूबसूरत चंद जुमले बोले। उन जुमलों पर को से इब्तदा करते हुए सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकते हुए कुछ सवाल हैं वो मैं आगे रखना चाहता हूँ अपने तमाम साफ़ियों से, फिर उनके मसाइल पर आता हूँ। क्या सहाफ़त मादर पिदर आज़ाद होनी चाहिए? नहीं। क्या सहाफ़ी के हकूक़ के साथ सहाफ़ी के कुछ फ़राइज़ भी होते हैं? क्या सहाफ़त को किसी पार्टी या धड़े की तर्जमानी या नुमाइंदगी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या सहाफ़ी थानेदार होता है?
नहीं होता, या सहाफ़ी जज होता है कि वो जज मुद्दई और वकील होता है कि वही इल्ज़ाम लगाए, वही फ़ैसला करे और वही सारा कुछ नहीं। क्या सहाफ़ी या सहाफ़त को हुकूमत ने बदलने या अपनी पसंद, ज़ाती पसंद नापसंद के साथ चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। क्या सहाफ़त किसी का सहाफ़त या सहाफ़ी किसी का आलाकार या एजेंट होता है, या उसका कोई जो भी वो रिपोर्ट कर रहा होता है उस पीछे एजेंडा होता है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सहाफ़त को जिस तरह आज कल के हमारे सोशल मीडिया के, जहाँ जहालत इतनी है, जहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ जो सोशल मीडिया के 12 मिसालों वाला तड़का लगा हुआ है, और जिसके बाद सहाफ़त और सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि जिस पर चाहे इल्ज़ाम लगा दो, जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दो, जिसको चाहे जो मर्ज़ी गाली दो। क्या सहाफ़ी और सहाफ़ियों को खुद इत्साबी करनी चाहिए? अपनी करनी चाहिए। अब ये है आज के सहाफ़ियों के दिन। मैं एक बहैसियत एक सबसे छोटा, सबसे कम इल्म होकर मेरे ये सवाल थे कि हमें अपने खुद इत्साबी भी करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात, मसाइल मसाइब जिनका आपने जिक्र किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का वाइट पेपर जो आया है 1990 से लेकर 2020 तक, मतलब 30 सालों में पाकिस्तान में 138 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। सबसे पहले तो जो कत्ल हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे आज के दिन, और जो उनकी फैमिलियों के साथ भाईजान और मेरे बहनों भाइयों, मैं आपके साथ हूँ, आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। अजय कुमार लालवानी, अजीज़ मेमन, ज़ीशान अशरफ भट्ट, अनवर जान खेतरा, हयातुल्लाह खान, मूसा खान खेल, अब्दुल हक बलोच, वली बाबर, ये और बहुत सारे लोग, 138 जो लोग जो डेथ हुई है, अल्लाह उन सब की मग़फ़रत करे। आप आगे जो आपने कहा है, फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट, मई 2020 से अप्रैल 21 तक सहाफ़ियों पर 148 हमले हुए हैं, एक साल में 8 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। हाँ। आप आगे आ जाएं पर पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के, जो आपने कहा कि इस्लामाबाद ख़तरनाक तरीन शहर है सहाफ़ियों के लिए। 91 में से 31 वाक़यात पेश आए हैं इस्लामाबाद में, सिंध में 24, पंजाब में 20, केपी में 13, बलूचिस्तान में 30, धमकियां, हरासा करना, तशद्दुद। और आपको मज़े की बात ये इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टारगेट नंबर 1 है। हाँ। 91 में से 63 वाक़यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के साथ आए हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना, कत्ल, धमकियां, हरासा, तशद्दुद। इसके अलावा हमारे आज के मसाइल, माली मसाइल, 80% लोगों के माली मसाइल हैं, तनख्वाहें कम है, नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं, मेडिकल, तालीम, बच्चों का घर वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। अब इन्होंने हमारे साथ किया क्या? मजे की बात, अयूब खान का प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डर देख लें, भुट्टो साहब की जेलें देख लें, ज़िया के कोड़े देख लें, बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुकदमे देख लें, नवाज शरीफ साहब के गद्दारी के मुकदमे देख लें, मुशर्रफ साहब जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनकी मेहरबानी की एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री कायम की, उनके टीवी चैनल बंद करने के देख लें, या उनके मीडिया पर दबाव देख लें। जरदारी साहब ने हमें सियासी अदाकार कहा, बिलावल भुट्टो ने हमें कहा कि सिलेक्टेड मीडिया बदनीयत मीडिया। और अब आ जाए अपने कायद मोहतरम, आप आ जाए अपने कायदे मोहतरम इमरान खान पर। यही मैं पूछने लगी हूँ, इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे, दिली ख्वाहिश थी कि सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मन जो पॉलिसीज़ हैं उनको उजागर करें, और हम सब ने बड़ा साथ दिया है, पूरे मीडिया ने बड़ा साथ दिया है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, धरने की कवरेज, बड़ी लंबी लंबी घंटों घंटों इनकी कवरेज दिखाई है। लेकिन आज आपको भी क्या वाकई महसूस होता है यही इमरान खान आज तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते, आज तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान खान? सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि इनके 2 चेहरे तो पक्के हैं हर सियासतदान के। हाँ। एक इक़्तिदार का, एक अपोजिशन का। हाँ। मैं सोच रहा हूँ आज यानी मकाम देखें कौन सा, मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किए हुए हमारे लिए आज़ादी सहाफ़त के लिए, और मरियम नवाज साहबा को मैं बताना चाहता हूँ, मलिया लोधी पर मुकदमा, मीर शकील रहमान पर मुकदमा, नजम सेठी पर मुकदमा, और अकबर भट्टी पे से शुरू हुए पाकिस्तान वाले से मुकदमे, और ये सारे किए नवाज शरीफ साहब ने। शाहिद खान अब्बासी ने एक एग्जीक्यूटिव पैमरा आर्डर से बाईपास करके तो सारे चैनल बंद कर दिए। बिल्कुल। और वो आज आज़ादी सहाफ़त हमें सिखा रहे हो, हमारे साथ खड़ी हुई है, ये होती है अपोजिशन का। अच्छा, आ जाइए इमरान खान साहब पर। आज़ाद जमहूरियत
आज़ाद मीडिया की मरहून मिन्नत होती है। 22 साल हम मीडिया इनके साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल। इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी अपनी जगह, इमरान खान की अच्छी नीयत अपनी जगह, इमरान खान की स्ट्रगल अपनी जगह, लेकिन 126 दिन खसूसी तौर पर धरने, जब आगे 500,000 लोग खड़े होते थे तो इमरान खान को लाइव दिखाया जा रहा होता बिल्कुल था। ऐसे। और दूसरी बात यह कि 22 साल इमरान खान को मरने नहीं दिया मीडिया ने, इमरान खान की आवाज को दबने नहीं दिया। आजाद जमहूरियत, आजाद मीडिया, मीडिया मजबूत, जमहूरियत मजबूत। मैं कामयाब ना होता अगर मीडिया का साथ ना होता। मीडिया को सलाम, इक्तदार मिला तो पता है क्या कहने लगे, मीडिया झूठा, मीडिया नेगेटिव, मीडिया नवाजा हुआ, मीडिया करप्ट माफिया का साथी, मीडिया एक माफिया, अखबारात ना पढ़ें, टीवी ना देखें, ये बेकार करंट अफेयर्स शोज हैं एंडलेस। इमरान खान का दौर है, जैसे आपने बताया 180 ममालिक में मीडिया आज़ादी में आज हम 145वें नंबर पर हैं। हमसे नीचे कौन है? चीन, कोरिया, अफगानिस्तान, भारत भी हमसे एक आध पॉइंट आगे। वो यूरोप जो इमरान खान को पसंद है, वो अमेरिका जो इमरान खान को पसंद है, वो उसकी मिसालें मीडिया में नहीं देते, तुर्की की देते हैं कि जहां 22 24 अंदर हैं। और दूसरी बात है, नॉर्वे की मिसालें नहीं देनी जहां जो नंबर 1 है मीडिया पे, या स्कैंडिनेवियन कंट्री की। अब आपका आ गया सवाल का आखिरी जुमला, क्या ये कुछ करेंगे? 0 = जमा 0 = 0। ये कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब कि नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानी है, ये ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ भी नहीं हमारे लिए होगा। ये जब हाँ इमरान खान अपोजिशन में आएंगे फिर सलाम ठोकेंगे मीडिया को। नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में होंगे, सलाम ठोकेंगे। आज वहां बैठ के मीडिया को उनको आजादी लग, जब पीपल्स पार्टी बाहर निकलेगी उस वक्त सलाम ठोकेगी। जब आएगी तो दूसरा सवाल कोई नहीं सुनना चाहेगा। और सोशल मीडिया और हम सारों को अपनी लाइन में रहना पड़ेगा। और जो हमें मारने वाले हैं, हमें जो उनको अपनी लाइन में रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी, मेरे साथ शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।